इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। घर हो साफ, गली हो प्यारी, ना हो गंदगी ना कोई बीमारी, हर कचरे को सही जगह डालना, क्योंकि धरती माँ का कर्ज जो है उतारना। आओ हम सब मिलकर ये वादा निभाएं, स्वच्छता को अपनी पहचान बनाएं। जी हाँ किसान भाइयों, शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। आप सभी को मोनिका पटेल की राम राम। किसान भाइयों, स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हेलो किसान वाणी में हमारा आज का विषय है ग्रामीण स्वच्छता और समसामयिक कृषि कार्य। श्रोताओं, इस विषय से जुड़ी किसी भी तरह की जिज्ञासा का समाधान जानने के लिए, विषय से जुड़े अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारे छिंदवाड़ा आकाशवाणी स्टूडियो का नंबर लिख लें। नंबर है 8989116346। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8989116346। या फिर आप हमें आगामी कार्यक्रम से एक दिन पूर्व हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर 8602262263 पर अपना प्रश्न भेज भी सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के सेवानिवृत्त सह संचालक अनुसंधान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराटकर जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से राम राम। मेरे भी किसान भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, इन दिनों हम सभी भारतवासी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मुख्य विषय है स्वच्छ उत्सव। इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप स्वच्छता ही सेवा अभियान के विषय में हमारे किसान भाइयों को अवगत कराएं। निश्चित रूप जी। मोनिका जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है समसामयिक के हिसाब से जी, क्योंकि खेती की हम समसामयिक की बात तो करेंगे, परंतु जो स्वच्छता का अभियान की आपने पूछा है, ये सामूहिक जन आंदोलन है। और निश्चित रूप से ये आंदोलन लाने का जो कारण था आपके पिछले से हम लोग समझते थे कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी गंदगी ऐसी पड़ी होती थी, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। जी, तो ऐसे समय गंदगी, कचरा और ख़ास करके बीमारियों से मुक्त हमारा देश हो, तो निश्चित रूप से आप ये बात जानती है कि हमारा जो भारत देश है वो गांव में बैठता है, बिल्कुल, पूरा गांव में बसा हुआ है, तो इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो ये 2 अक्टूबर 2014 से ये जन आंदोलन का शुरुआत की गई थी। और ख़ास करके क्योंकि हमारा परिवेश गांव का है, इसलिए हम इस काम को भी मतलब जागरूकता के लिए जन भागीदारी के हिसाब से हिस्से में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि किसान भाई में ऐसा तो है ही कि मतलब गांव में है तो उनकी बड़ी परेशानी है, जी, तो जनसामान्य के साथ साथ ग्रामों का भी मतलब सफाईकरण हो, स्वच्छता रहे। बहुत सारी आप समझ सकते कि बीमारियां बहुत फैलती है, तो यदि स्वच्छता रहेगी तो किसानों को या भाइयों को बड़ा आराम मिलेगा और बीमारी से बचेंगे तो जो अनावश्यक परेशानी होती है उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारा आज का विषय पूर्णतः ग्रामीण स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन की ग्रामीण स्वच्छता को लेकर क्या भूमिका है? निश्चित रूप से जैसे भागीदारी की बात हम करते हैं, तो जैसे जनसामान्य की जिम्मेवारी है वैसे शासन की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, तो उसमें हम ये कहेंगे आपसे कि योजनाएं बनाना है, उसको लागू करना है, वित्तीय सहायता देना है, वैसे ही जागरूकता फैलाने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं जिसमें हम कहेंगे कि गांव में है, स्कूल में है ना, ये जितने भी जागरूकता की जो बातें हैं, ये जनसामान्य के साथ जब तक कि शासन इसमें नहीं होगा तब तक के जो असरदार व्यवस्था होना चाहिए या जो हमको रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं होते। इसमें इसके अलावा भी जो
कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें शौचालय को बनाना है, पानी की पीने की व्यवस्था करना है, कचरा का संपादन करना है, जी। जिससे कि रिसाइकलिंग हम कह रहे हैं। उसके बाद में निगरानी भी करना है शासन को, तभी तो हम अच्छा चल रहा मतलब कार्यक्रम उसकी वो नहीं कर पाएंगे। उसमें रेटिंग भी करना है, हो सके तो उसमें पुरस्कार भी देना है। जी। तो ये सब जनसामान्य के साथ साथ हमारे शासन की भूमिका है इसमें, और उसी कारण से आज परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जब तक जन सामान्य और प्रशासन ना मिले तब तो तक तालमेल नहीं बैठेगा, है ना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब भी हम बात स्वच्छता की करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि स्वच्छता का स्वास्थ्य सुरक्षा से क्या नाता है? देखिए, आप सब समझते हैं कि जल से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और यदि हमारा कहीं पानी भरा होगा या जहाँ पानी का भराव होगा तो फसलें भी हमारे प्रभावित होती हैं, तो जनसामान्य भी प्रभावित होगा। तो जैसे पानी भरने से डेंगू है, मलेरिया है, मलेरिया के मच्छर उसमें पनपते हैं, डेंगू के स्वच्छ पानी जो नया ताज़ा पानी उसमें भी पनप जाते हैं, और पानी पीने से टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसी बीमारी है जो जल से संबंधित है। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक हम स्वच्छता को देखें तो पहले पानी पीने की व्यवस्था या पानी से संबंधित जो व्यवस्थापन है उसको देखेंगे। किसान भाइयों को या कहने हमारे जनसामान्य को शुद्ध पानी पीने को मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते कि आज हम आरओ तक के पहुंच गए हैं जी, है ना। तो अभी तो हम साफ पानी, उबला हुआ पानी, और इसके बाद जब करते तो इन पे ध्यान दे के हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि पोषण, यदि कुपोषित होंगे बच्चे तो निश्चित रूप से बीमारियां बहुत रहेगी, तो इसमें भी हमको ध्यान देना होता है। अब कुपोषण में कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गंदगी के कारण अनाज या सड़ जाता है, या इसका उपयोग सही हो तो स्वास्थ्य बना रहेगा, तो निश्चित रूप से बीमारी मतलब स्वच्छता से बीमारी का बड़ा रिलेशन है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी भैया, राम राम। राम राम। मैं चंचल पटेल बात कर रहा हूँ, खैरी भोपाल से। जी अच्छा जी, मेरा प्रश्न था कि मक्का कटाई के बाद भुट्टो का भंडारण किस प्रकार से करें कि दीमक, चींटी और चूहों से बचाया जा सके, और जिससे मक्का की क्वालिटी भी खराब ना हो। बिल्कुल भैया, आपने बिल्कुल मर्म वाली बात की है किसान भाइयों की तरफ से। आपको तो सही में मुखिया होना चाहिए किसान भाइयों की, है ना। देखिए, अभी हार्वेस्टिंग का समय या कटाई का समय आ रहा है, तो मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा कि आप यदि मक्का में देखना, आपने फसल हरी होगी पर भुट्टे सूख जाए होते हैं, तो ऐसा मैं सुना ही नहीं आ रहा, नहीं अच्छा, जा रहा जी। तो मैं कहूँगा भैया कि जैसे फसल हरी होगी पर भुट्टे सूखे हुए मिलेंगे, तो ये कहलाती है मक्का की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या कार्य की अवस्था। इस समय यदि आप मक्का की तोड़ाई कर लेते हैं, भुट्टे अलग कर लेते हैं, और जहाँ भी छाया मतलब हवादार जगह में रख के सुखा लेते हैं, तो ये सुरक्षित उपाय हो सकता है। परंतु किसान भाई क्या कर रहे हैं कि पूरा भुट्टा सूखेगा, फिर पौधा सूखेगा पौधे में, फिर भुट्टा लटक जाएगा, इसमें आप बहुत देर कर देते हैं, और उसके कारण से जैसे आपने बोला ऐसे समय करेंगे तो आपका देर हो जाती है उसमें, तो आप बहुत सारी फसलें 1 महीना पहले बो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज सबसे जो कमी है वो पानी की कमी है, नमी की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। उस समय आप लोग नुकसान से वो गंवा देते हैं। तो यदि मैंने जो अवस्था बताई आपको, पौधा हरा रहेगा, भुट्टा आपका पीला पड़ जाएगा, और भुट्टे में से दाने निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएंगे, और उसके बिंदी जहाँ चिपका होता है ना दाना गुल्ली पे, उसमें एक काली लेयर आती है, काला बिंदी दिखाई देगा, उसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। यदि उस समय आप करेंगे तो 25 दिन का आप समय की बचत करेंगे, नमी की उपलब्धता होगी, तो आप रबी की फसल बिना किसी सिंचाई के, जैसे आपकी अभी चल ही रही है, तोरिया है, सरसों है, जो तिलहन वाली फसल लगा देंगे तो बड़े फ़ायदे की होगी। और रही बात आप बोले थे ना कि दीमक लग जाए, तो हो सके तो सूखी जगह यदि अच्छा भंडारण कर लेते हैं, और धरती पर रखने के बजाय आप थोड़ा मचान बना लेंगे और उसमें यदि भंडारण करेंगे तो इन परेशानियों से बच जाएंगे। जी, उम्मीद है हमारे किसान भाई को उनका जी बिल्कुल। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी भैया, राम राम। अपना परिचय दीजिए। राम राम जी। राम राम जी। सेवक राम यादव बोल रहा जी, खैरी बताई से। जी, अपना प्रश्न पूछिए भैया। हमारा प्रश्न ये है साहब से कि बहुत सारा पीलापन आ रहा हमारा धनिया की पत्ती में, 1.5 महीने की फसल है। अच्छा भैया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पीलापन जो है ना, ये लगातार भी बारिश अभी बंद हुई है, अब आ जाएगा थोड़ा सा,
पर उसके पहले हाँ, लगातार पानी तो बहुत गिरा भी बीच में उसी हमारे इधर भी। हाँ हाँ। उसी कारण से पीलापन पड़ रहा है। पर मैं कहूँगा कि यदि बीमारी के कारण से हो रहा तो एक कार्बेंडाइजिन या साफ दवाई आती तो यदि उसका छिड़काव कर दे तो हो सकता है पीलेपन को थोड़ा सा हट जाए। परंतु मैं कहूँगा आप ये बीज के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, आप तो ये हरी धनिया बेचने के लिए कर रहे होंगे ना? जी जी, तो मत करिएगा ऐसा, मैं दवाई बता रहा हूँ वो मत डालिएगा। ये तब करते हैं हम लोग जब कहीं पीलापन बीमारी के कारण से आ रहा। पर यदि पीलापन ये अधिक पानी के कारण से हो रहा तो जल निकास की व्यवस्था आप खेत में कर लीजिए। जल निकास अच्छा हो जाएगा, पानी का भराव खत्म हो जाएगा तो अपने आप फिर ग्रोथ पड़ लेगा। पर बेचना भी आपको फूल आने के पहले बेचना है, तभी तो अच्छे रेट मिलते हैं। तो सजगता से आप खेती में वैसे हमारे किसान भाई बहुत समझदार हैं, तो आप अपना समझदारी से काम करते हुए इसको अभी इसमें कंट्रोल हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। ये पानी बंद हो गया है तो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा, कलर आ जाएगा और आप अच्छा मार्केट में आपको रेट भी मिल जाएगा। जी धन्यवाद भैया हमसे प्रश्न पूछने के लिए। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उचित उत्तर मिला होगा। डॉक्टर साहब, हमारी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम बात गांव की करें या फिर शहर की करें, शुद्ध और स्वच्छ पेयजल सबकी पहली ज़रूरत है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते प्रदूषण के चलते हम स्वच्छ पेयजल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मैं यही कहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कि नदी भी प्रदूषित है जी, आपके तालाब भी प्रदूषित है, कुएं भी, और खास करके इस समय की हम बात कर रहे हैं तो जल स्तर ऊपर होने के कारण से बहुत सारी बाहरी जो गंदगी होती है वो जल में आ जाती है। तो मैं किसान भाइयों से या हमारे जनसामान्य भाइयों से ये कहूँगा कि जो भी पानी का संग्रहण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे नदी में है तो हमने नालों का पानी छोड़ दिया, तो ऐसा ना करें। ये कोशिश करें कि वो पानी बहता रहे। बहता हुआ पानी आपका निर्जल होता है, निर्मल होता है और शुद्ध होते रहता है जी। तो बजाय संग्रहण जब हम कर रहे हैं तो ये जो बात बाहर की जो गंदगी आ रही है उसको बचाव करने की कोशिश करें। पर यदि हमारा भाई घर के उपयोग के लिए कर रहा है तो पानी उबाल के आपका उपयोग करें, जिससे कि परेशानी, अब तो हमारे किसान भाई क्या आरओ और उस तक पहुंच गए हैं, है ना? तो हमको ये ध्यान रखना है कि पानी छन के या उबाल के या ऐसा उपयोग करें तो इससे बिल्कुल बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर उसका बात कर रहा हूँ मैं। जी जी भैया, राम राम जी, अपना प्रश्न पूछिए। राम राम जी, अपना प्रश्न पूछिए सबसे भैया। पहले तो समस्त आकाशवाणी परिवार को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी 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 मैम। मैम मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहब से। हाँ बोलिए। कि हम लोग जैसे कि जो जितना हमको मालूम है कि मतलब पानी उबाल के छान के और या तो मतलब तांबे के मतलब बर्तन में वो शुद्ध हो जाता है, तो ये तो हम लोग करते ही हैं। और इससे बेहतर मतलब हम पानी की मतलब हमको पानी शुद्ध मिले, पानी शुद्ध पिए, तो और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि और हम क्या उपाय कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था मैम कि मतलब मक्के की कटाई के बाद में हम ऐसी कौन सी फसल लें कि जो मतलब हमको जल्दी मिल जाए और उत्पादन भी अच्छा हो और जल्दी मतलब वो फसल पैदा हो जाए। 2 सवाल थे मेरे पास। देखिए पटेल भैया थे ना इसमें? गुप्ता जी। जी। देखिए गुप्ता जी, पहले तो ये है कि छान कर उबाल कर तो बहुत सुरक्षित है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। पर आपने देखा होगा ना, क्लोरीन की गोलियां भी आती है, मिला के डाल दे तो उसमें मतलब जो गंदगी है या जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म होके अच्छा पानी उपयोग में कर सकते हैं आप, है ना? वही रही बात, अब तो फिल्टर वाले आ गए हैं तो आप घर में अपना एक फ़िल्टर लगा लीजिएगा, आरओ भी आ गए हैं। पर मेरा मतलब यह है कि आपका खेती या गांव से जो कुआं होता है वो यदि उसका पानी यदि उपयोग करते तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि आरओ और जो यूवी जो कहलाता है वो बहुत फ़ायदे का, पर जितना नैसर्गिक पानी फ़ायदा करता है शरीर को उतना अच्छा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जो आपका जल स्रोत है वो खुला नहीं रहे, भंडारण अच्छा हो और उसमें गंदगी की कहीं गुंजाइश नहीं रहे तो उसका उपयोग करिएगा। दूसरा मुद्दे की बात है कि मक्का के बाद एक फसल ऐसी है, 1 या 2 फसल है, तोरिया और सरसों, ये लगाइए। इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, कम लागत में सुरक्षित फसल आप ले सकते हैं।
तो मक्का के बाद सरसों लीजिएगा, कम लागत में अच्छी फसल मतलब उत्पादन हो रहा, और 12 से 14 क्विंटल पर एकड़ तक के मिल रहा है। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि मक्का के बाद सरसों की फसल ले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम के तरफ देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को, बहुत बहुत कॉलर और धन्यवाद। बात करना चाह रहा है, तो है ना। जी जी, धन्यवाद भैया अपना प्रश्न पूछने के लिए। उम्मीद है आपको संतोषजनक जवाब आपका मिल गया हो। डॉक्टर साहब, किसी भी गांव या कस्बे का विकास तभी संभव है जब वहां का प्रत्येक परिवार, खासकर परिवार की महिला, सुरक्षित और स्वस्थ हो। ऐसे में आप हमारी ग्रामीण बहनों को सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जानकारी, कोई सलाह देना चाहेंगे? मैडम, मैं तो पहले कहना चाहूँगा आपसे कि कहते हैं कि एक व्यक्ति सीखता है, सिर्फ व्यक्ति सीखता है जी। पर यदि कोई महिला सीख के आती है ना, तो वो पूरे परिवार को सिखा देती है। और आप भी समझ सकती कि पूरा प्रबंधन का जो घर के प्रबंधन की जो जिम्मेवारी वो महिलाओं पे ही होती है। व्यवस्थापन में पुरुष काम करते जरूर है, पर महिलाएं व्यवस्थापन में बहुत भागीदारी निभाती। और एक बात आप समझ सकते हैं ना कि आगे के जनरेशन के लिए बच्चों का लालन पालन है, पढ़ाई पे ध्यान है, ये महिलाएं ध्यान दे पाती है, इसलिए उनकी भागीदारी बहुत है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि जागरूकता की जब हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी जागरूक करना चाहिए, जिससे कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो ज़्यादा जिम्मेवारी से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया, अपना परिचय दीजिए। जी मैडम, जगदीश चौरसी बोल रहा था, जिले छिंदवाड़े से, पोस्ट नारायणपुर, जी जी ग्राम पालड़ी। जी जी भैया, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए भैया। मैं जो पूछ रहा था मक्के पक्षी की अपनी फसल है ना, जो मौसम की जानकारी ले रहा था। मेरे को आलू लगाना चाहता हूँ मैं, किस चीज पे लगाना है वो जानकारी चाहिए। अच्छा, हाँ, बढ़िया पूछा आपने। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये जो 5 अक्टूबर जो है, 5 अक्टूबर डेट को ध्यान रखिए, यहाँ हमारा मानसून समाप्त होने जा रहा है। मतलब अब उम्मीद हम ये करते हैं कि बारिश 5 अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगी, है ना। तो विड्रॉल ऑफ रेन्स बोलते हैं ना, वो 5 अक्टूबर है। और मेरा कहना है कि जैसे वर्षा की समाप्ति होगी तो ठंड का बढ़ना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। और अभी सितंबर ही महीना चल रहा है ना। तो बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। इस बार तो थोड़े से त्यौहार भी जल्दी आ गए, इसलिए आपको घड़बड़ाहट हो रही होगी। परंतु आलू लगाना तो लहसुन लगाना, वही सोच रहा था मैं कैसे। हाँ, आलू भी लगा सकते हैं, लहसुन पे लगा सकते हैं, पर थोड़ा सा वेट, मतलब इंतजार कर लीजिएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर, है ना। आप लहसुन तो लगा ही सकते हैं, पर आलू के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम होने की आवश्यकता है। और वो जो है ना, ये 5 अक्टूबर, ये पहले सप्ताह जो है अक्टूबर का, वहाँ से तापमान कम होने लगेगा। किसको? आलू को जो है ना, कतार से कतार का अंतर 60 सेंटीमीटर रखना होता है, और पौधे से पौधा 20 सेंटीमीटर का रखना होता है। तो 60 बाई 20 में यदि पौधे रखते हैं तो हमको सही अपने आलू भी आएंगे, साइज भी बढ़िया होगा और उत्पादन अधिक से अधिक होगा। जी, मेरे को कम लागत में ज्यादा उपज चाहिए। निश्चित रूप से, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, कम लागत में यदि हमको करना है तो हमको कम जगह में। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, आलू की खेती कम लागत वाली बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बीज की लागत बहुत लगती है। परंतु मैं अभी भी एक सलाह देने जा रहा हूँ, यदि आप एक नई तकनीकी आ गई है, इसमें ट्यूबरलेट्स बोलते हैं, तो उसके माध्यम से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से खर्च हमारा कम होता है। और यदि आपको खर्च में कमी लाना है तो आप एक काम और करिएगा, मक्का और आलू की मिश्रित खेती की जा सकती है। तो जैसे 60 के बजाय आप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पे यदि रखेंगे और बीच में आप मक्का लगा देंगे, तो आप अंतर्वर्ती फसल भी लेंगे, नुकसान होने की भी गुंजाइश कम रहेगी, और आधी कीमत लगाकर आप भरपूर उत्पादन आलू का भी लेंगे और मक्के का भी लेंगे। ऐसा कर सकते हैं। पेड़ पौधा जो बड़ा होगा अपना, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ता। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, 60 सेंटीमीटर नीरा फसल लगाने के लिए। पर यदि अंतर्वर्ती फसल लगाना चाहते हैं तो आप एक कतार एक छोड़ के मक्का और आलू लगाइए। तो कई बार ऐसा भी करते, 2 कतार लगा के भी करते, तो 60 पे 2 आपने आलू लगा दी, और अगले 60 पे आपने 2 लाइन मक्का की लगा ली। तो 2 कतार के अनुपात में 2 कतार ये अंतर्वर्ती फसल लगाई, तो आपका खर्च आधा हो जाएगा और आप अच्छा उत्पादन लेंगे, मक्के का भी और आलू का भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। और उम्मीद है आप जी धन्यवाद भैया। जी,
डॉक्टर साहब, महिलाओं के बाद अब बारी है बाल विकास और शिक्षा की। तो ग्रामीण स्वच्छता में बाल विकास और शिक्षा का क्या योगदान है? बिल्कुल, बहुत सही और समसामयिक प्रश्न है आपका, क्योंकि देखिए बच्चे ही हमारा भविष्य है जी। निश्चित रूप से। तो जब शुद्धता की बात करते हैं तो हम बता रहे हैं कि अब स्कूल भी हमारा ये काम कर रहा है कि बच्चे हाथ कैसे धोए, खाने के पहले हाथ धो लें, साबुन से धोए। तो ये जागरूकता जो आ रही ना, या व्यायाम कितना करना है जिससे कि भूख अच्छी लगे और अपना मतलब अच्छा दष्ट पुष्ट मतलब हमारा बच्चा बनेगा, तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता हमारे समाज में काम में आएगी। तो ये सब बातें उनको बताई जाती। पर बच्चों के लिए खास करके आप एक बात समझ सकती है कि बड़ों की तुलना में बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और खास करके छोटे बच्चों की तो बहुत दशा अच्छी नहीं रहती, और कहीं से भी उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि कई बार कहीं से भी पानी पी लिया, कहीं से भी खा लिया, बिना धोए कुछ चीज़ें खा लेते हैं, या बाहर की कुछ खुली चीज़ें ढक के नहीं रखा हो, खुला हुआ भोजन कर लेते हैं। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जन भागीदारी के लिए स्कूल में बहुत ध्यान देना जरूरी है। खास करके जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक भाइयों को बच्चों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भविष्य है वो कहीं मतलब खराब नहीं हो जाए, वो अच्छा बनेगा तो हमारा देश अच्छा बनेगा। हम बिल्कुल, उन्हें शिक्षा में नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा भी समाहित करनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 मैडम, नमस्कार। नमस्कार भैया, आप रेडियो से थोड़ा सा दूर होके बात करें। हेलो। जी हाँ। जी भैया, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। मैं न्यूटन के हरियाम साहब बोल रहा हूँ मैडम। जी भैया, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि हालांकि मतलब सफाई के मामले में काफी जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी कमी है। बस और बीमारियां फैल रही, उसका कारण क्या है, उसके उपाय और बताएं। जी बिल्कुल। मैं कह रहा था भैया साहू जी, निश्चित देखिए क्या होता है, ये तो संसार है, कुछ तो बीमारियां चलती रहेगी। जी हाँ। परंतु क्या है कि आपने ये 10 साल में महसूस किया होगा जी, जब से ये सामूहिक जन अभियान चल रहा है, तब से निश्चित रूप से पेट से संबंधित बीमारियां कुछ कम हुई है। वायरल होना अलग बात है, वायरल कोई प्रदूषण से नहीं आती। वायरल तो ऐसा है कि मिलेगा और अफेक्ट हो जाता, तो वायरल फीवर जो होते हैं वो अलग बात है। पर मतलब जल से संबंधित बातें मतलब बीमारियां कुछ कम हो गई है। और मैं एक और साहू जी को भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि मैडम बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी में जो टीकाकरण है, संतुलित आहार की बात है, जो कि आजकल पोषण आहार की बात हो रही है, और स्वास्थ्य की जो कैंप लगते हैं, वैसे ही कुछ सुविधाएं देने की भी बात रहती है ना। तो जैसे बच्चों को साइकिल मिल रही है, ये भी क्या है, कम से कम बच्चे साइकिल से जाएंगे, अपने व्यायाम होगा तो मतलब शरीर अच्छा बनेगा, तो फायदे की बात है। तो साहू जी आप एक बात समझ लीजिए कि बच्चों के परिवेश से आप देखेंगे तो बहुत बदलाव आया है 10, 12, 15 साल में। और निश्चित रूप से जो बीमारी पे जो हमारे परिवार का खर्च होता था उसमें बचत हो गई है, और वो अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि इन दिनों हर जगह आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, और वो गर्भवती महिलाओं के लिए भी जी बिल्कुल, जो बहुत ही अच्छी लोह की मतलब आयरन की गोलियां देना या पोषण में देना, वो सब है। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, जय श्री राम मैडम आपको, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं जय श्री राम जी राम भैया जी। अपना प्रश्न पूछिए और अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं ग्राम गुरैया चौरई तहसील से बात कर रहा हूँ, विजय शर्मा जी। ये पूछना था सर कि यदि हम सौर सिंचाई पंपों के बारे में बात होती है, सौर सिंचाई पंप यदि हम लेना चाहते हैं तो उसकी सब्सिडी की क्या प्रावधान रहता है, कैसे हम ले सकते हैं? देखिए शर्मा जी, बिल्कुल आपने ये प्रश्न करके ना एक बिल्कुल जागरूक किसान की एक भूमिका आपने अदा की है। देखिए आज के लिए, आज सोलर के लिए कहो या जो पंप लग रहे हैं उनके लिए कहो, शासन बहुत आशान्वित है आप लोगों से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिजली का खर्च कितना बढ़ गया है। और खास करके जब बिजली की कटौती हो जाती है, यदि सोलर आपने लगा लिया तो निश्चित रूप से निरंतर आपको बिजली मिलती रहेगी और आप अपना सिंचाई का काम करते रहेंगे, है ना। अभी बिजलियों में 10 घंटे रात में चालू तो सुबह बंद, तो
ऐसे परेशान हो जाता है किसान भाई। मेरा क्या मतलब है, गाँव आप कहीं ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या आपके पास में जो भी बैंक होगी वहाँ लगाइए। अभी मतलब मुहिम ही चल रही इस बात की कि आपके खेतों में सोलर पंप लगाया जाए, है ना। वैसे ही जो सोलर की जो व्यवस्था के लिए जो घरों में जो है ना, उनके लिए भी ऐसी अभियान चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो शासन की व्यवस्था है, आपको सब्सिडी मिलेगी, मिलना ही मिलना है। और आप वास्तव में ऐसा करके देश की सेवा ही करने जा रहे हैं। इसलिए जो अब मैं इसलिए कहना चाहूँगा, मेरे को इतनी नहीं मालूम कि सब्सिडी का क्या रेंज है, पर निश्चित रूप से इतनी सब्सिडी है कि आपको मतलब लगाना बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये चौरी तहसील में ही मतलब इसकी जानकारी मिल सकती है कि छिंदवाड़ा कार्यालय आपके अरे नहीं, करना होगा? किसी भी बैंक में चल जाएंगे तो वही फाइनेंस कर देंगे और वही आपको व्यवस्था दे देंगे। आजकल जो वेंडर जो हो गए ना, वो ढूंढ रहे हैं कि आप लोग सोलर पंप लगा लें, आप सोलर का यंत्र अपने वो है ना छत पे लगाते हैं, जी तो ढूंढ रहे हैं वो लोग। तो आप थोड़ा सा पता लगाइए, आपको निश्चित रूप से फायदा जी मिलेगा। और नहीं तो सुनिए, तो बहुत नहीं, एक बात और है, छिंदवाड़ा में जो सोलर वाला जो डिपार्टमेंट है, उनसे बात कर लीजिए, जी तो वो आपको टेक्निकल भी सलाह कर देगा और राय भी दे देगा। सही, छिंदवाड़ा है जी सोलर वाला। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। एक जागरूक नागरिक की भूमिका ये हमारे किसान भाई निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, यदि कोई गांव स्वच्छता को लेकर सजग है तो ग्रामीण स्वच्छता से किस तरह के आर्थिक नुकसान से वे बच सकते हैं, या यूं कहें कि कौन कौन से आर्थिक लाभ हमारे ग्रामीण भाइयों को मिल सकते हैं? निश्चित रूप से अपन एक अंदाज लगा सकते हैं कि यदि जिस गांव में मतलब गंदगी हो या पर्यावरण ठीक नहीं हो या प्रदूषण हो, जी तो निश्चित रूप से मान के चलते कि वहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये समझिए कि उसमें कार्यक्षमता भी में भी कमी आई होगी। बिल्कुल। अब जैसे परिवार में कोई एक दो बीमार आदमी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से खेती के काम नियमित नहीं कर पाते, समय नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि जैसे अब एक कोई किसान भाई है और दूध का काम करते हैं, दूध उत्पादन का, और यदि उनके यहाँ तबीयत खराब हो रही हो, तो दूध जो हर दिन बाजार जाना है उससे फ़ायदा होना तो नहीं हो पाता। तो ऐसे तो बहुत, मैं आपको और बताना चाह रहा था, परंतु जी हमारे अगले कॉलर हैं। जी हाँ। सर जी। हेलो हेलो। जी जी भैया राम राम, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राम राम जी, मैं रामगढ़ से अमित रघुवंशी। जी अपना प्रश्न पूछिए भैया। मुझे बताएं कि लहसुन लगाने का सही समय और विधि। हाँ, बस इतने। देखिए समय जी अभी जो बारिश की कमी हुई है, मतलब अभी 5 अक्टूबर को हो जाएगा। आप कहीं अक्टूबर के मतलब 15 अक्टूबर से लगाना शुरू कर सकते हैं। और लगाने के लिए क्या करिएगा आप कि जो कलियाँ जो बनती है ना, उसको बीज से उसको उपचारित कर लीजिएगा। किस्म कौन सी लगा रहे हैं आप लोग? सर देशी वाला लगा रहे हैं अभी तो। देसी नहीं, अभी की नहीं, अनुशंसित किस्में आ गई है। 283 नंबर है, 281 नंबर है। तो मैं कहूँगा कि मतलब लहसुन लगाने के बजाय लहसुन की किस्म लगाइएगा आप, है ना, पहली बात। दूसरा क्या है कि हाँ 281 लगा रहा हूँ। हाँ 283 थी, बहुत चल रही थी। अभी 200 आपके 81 आ गई तो ठीक है, पर 283 बहुत अच्छी थी। और अभी मैं नई सलाह देना चाहूँगा कि भीमा आ गई है, एक भीमा के नाम की, वो राष्ट्रीय स्तर की लहसुन है। तो हो सके तो पूना और नासिक के बीच में एक अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से आप यदि कहीं करते हो, हम व्यवस्था में भी लगे, बीज संघ से जुड़े होंगे, तो हम लोग लहसुन का भी बीज आप तक उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो लहसुन की किस्म लगाइएगा। और रही बात है ना, तो ये 15 अक्टूबर के आसपास आप प्लांटिंग करेंगे या बोना शुरू कर दीजिएगा। और जो स्पेसिंग होगी आपकी 30 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर की जो भी आप घाड़ बनाते हैं ना, उसमें करके आप यदि कैरी से टोप देते हैं ना, कली लगाएंगे आप तो ऐसा लगा के बीज उपचार जरूर कर लीजिएगा, है ना, जो भी लगाएंगे। और खाद जो भी देना है आपको वो संतुलित दीजिएगा। तो खाद में भी मतलब आपसे कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई मक्का में देखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा यूरिया का उपयोग कर लेते, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको अनुशंसित खाद की मात्रा है वही देना है। इससे आपका खर्च भी कम होगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। संतुलित मात्रा देना है। जी धन्यवाद भैया हमसे प्रश्न पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, इन दिनों जैसा कि अभी हम पर्यावरण पर भी चर्चा की हमने, तो पूरा विश्व बिगड़ते पर्यावरण को लेकर चिंतित है। ऐसे में ग्रामीण स्वच्छता का असर हमारे पर्यावरण पर क्या होगा, या हम यूं कहें कि ग्रामीण स्वच्छता के पर्यावरणीय मायने क्या हैं? देखिए, इसको मायने से मतलब ये है हमारा कि पर्यावरण में
इतनी विषमताएं आ गई है, मतलब असंतुलन हो गया है। तो आप देखेंगे कि पर्यावरण तो छोड़िए, जमीन के अंदर का भी पर्यावरण बड़ा खराब हो गया है। तो जिसको हम लोग भूमि दूषित हो गई है मान के चलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि किसान भाइयों से कि खाद दीदी दे रहे तो संतुलित, जैसे मैं अभी इन भाइयों को बता रहा था, दवाइयों का उपयोग संतुलित करें, जो डोज बताया गया है वही करें। कई बार क्या होता है, अभी सब्जी लगी हुई है, हम बहुत सारी सब्जियों के लिए रसायन के मना करते हैं नहीं डालो, पर वो डाल के और बाजार में आ जाती है। तो क्या है ये पर्यावरण, सब्जी का पर्यावरण खराब हो तो जरूरत से ज़्यादा उपयोग करना या असमय उपयोग करना ये बहुत घातक है। और वृक्षारोपण होना चाहिए, तो बजाय हम वृक्षारोपण के कटाई पे बहुत लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत जाने अनजाने में नुकसान हो रहा है। जी, आपको रोकना चाहूँगी कि हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? रणजीत सिंह बोल रहे हैं, हम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए भैया। हमारा सवाल है डॉक्टर साहब से। हाँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारा सवाल है सर, हम धान की खेती किए सर, बाली निकल रहा है, उसके लिए कीड़ा न काटे बाली को, उसके लिए सब दवा बता देते। वाह। पर अभी वर्षा चल रही होगी ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना? तो इल्ली लगी हुई है क्या आपके खेत में? नहीं, निकल रहा है बाल सर। हाँ, तो मत देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यही पर्यावरण को हमको सुधारना है। अनावश्यक दवाई का उपयोग भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना एक है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो इल्ली होती है ना, इसमें आजकल एक रसायन आ गया है, एमिमेक्टिन बेंजोएट, है ना? ये जो है ना, एक ml 1 लीटर पानी में यदि हम घोलकर छिड़काव कर देते तो नियंत्रण हो जाता है। पर अनावश्यक रसायन का उपयोग न करें तो बहुत अच्छा होगा। या हम यदि रसायन का उपयोग जितना कम से कम करेंगे, हम पर्यावरण को उतना ही सुरक्षित रख पाएंगे। तो यदि ऐसा लग रहा है आपको, तो आप छिड़काव कर सकते हैं। तो कोई भी संपर्क जन्य या जैसे बोलते हैं ना कि सिस्टमिक नहीं करना है हमको, कांटेक्ट वाला जो रसायन है, जैविक दवा नहीं, जैविक दवा से बिल्कुल। अरे मैं आपको आगे बोलने जाना, तो वही आपने बात पकड़ ली। नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है और मतलब रसायन से आपको बचा सकते हैं। तो नीम ऑयल आता है आजकल, उसका उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से इल्ली का प्रकोप कम कर पाएंगे। और यदि कहीं शुरुआत हो भी रहेंगी तो उसको रोक भी सकेंगे। जी जी भैया, धन्यवाद हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए और इतना अच्छा प्रश्न हमसे पूछने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात की थी कि इस वर्ष की थीम स्वच्छ उत्सव पर है। ऐसे में स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए जन भागीदारी की क्या भूमिका है? निश्चित रूप से देखिए, जन भागीदारी में अभी जैसे शासन भी 2 अक्टूबर को क्या करेंगे, दौड़ करवाएंगे। कहीं ना कहीं जो लोगों को ये अवेयरनेस लाने के लिए सबसे आवश्यकता, यदि आज हम कहीं संसाधन दे न दे, पर शासन ये जो ऑर्गेनाइज करती है जी, जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, वो जागरूकता लाने के लिए बहुत फायदे का होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसलिए कम लागत में भी हम ये बहुत बड़ा फायदा अपने देश को दे पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि निश्चित रूप से आकाशवाणी के माध्यम से भी हम ये जन जागरण की मतलब बेला को बढ़ाए आगे। जी जी। तो कहना चाहिए जन जागृति या जन का जो सामान्य के लिए जो उपयोग होना चाहिए। तो आप, हम, शासन, ये सब इसी रूप में काम करें तो हम स्वच्छता बिल्कुल सबको मिलकर काम करना होगा, तभी हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ग्रामीण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को आप कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई सुझाव? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, किसान भाइयों से बोला था कि संतुलित खाद का उपयोग करें, अनावश्यक दवाई का उपयोग न करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नरवाई पे हमको नियंत्रण करना है। ज़्यादातर अब किसान भाइयों ने देखा थोड़ी सी परेशानी के कारण से या मतलब खर्च को बचाने के लिए हम नरवाई करवा देते हैं। तो आखिर जाकर हम अपनी ज़मीन का पर्यावरण खराब कर रहे हैं। ज़मीन में जो अंदर जीवाश्म होते हैं या जीव जंतु होते हैं जो फायदे के भी होते हैं, उनका हम नुकसान कर लेते हैं। तो मैं किसान भाइयों से बार बार ये कहूँगा कि एक फसली फसल योजना न करें, अंतर्वर्ती फसल रखें। फसल की जो कहना चाहिए जो फसल चक्र है उसको अपनाएं। और कोई ज़रूरी नहीं कि अनाज ही लगाए। जैसे अब किसान भाई अभी धान की बात कर रहे थे, तो वो यूपी में धान लगता है, पर हमारे यहाँ भी अब भाई लोग धान की तरफ बढ़ने लगे हैं। धान वाली मतलब अब चावल वाली फसल की तरफ। तो हम ये कहेंगे आपसे कि दलहन के बाद तिलहन लगाए, तिलहन के बाद अनाज लगाए। ऐसा फसल चक्र यदि हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन का पर्यावरण बना रहेगा। बिल्कुल, है ना जी। और डॉक्टर साहब देखिए ना, बातों ही बातों में हमारा कार्यक्रम जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है। आपसे मिल रही इन रोचक जानकारियों को रोकने का जी तो नहीं चाहता, लेकिन हम सभी समय की सीमा से बंधे हुए हैं।
श्रोताओं, आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारा विषय था ग्रामीण स्वच्छता और समसामयिक कृषि कार्य, और इस विषय पर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हमें प्रदान कर रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के सेवानिवृत्त सह संचालक अनुसंधान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराडकर जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे आकाशवाणी परिवार के लिए निकाला, इतनी बेहतरीन और रोचक जानकारियाँ हम सभी को इन जानकारियों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम का संयोजन था दीपांकर तिवारी और अमोल चेंडे का, तकनीकी सहयोगी थे राधेश्याम पवार और अनिल सिंह जी, और प्रस्तुति सहयोगी थी सुनैना धाकड़े। और अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वीकार कीजिए मोनिका पटेल की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।